उदास न हो बीते कल के लिए, सवाल होते ही हैं बस हल के लिए। हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, तेरी किस्मत की चाबी है तेरे हाथों में। सो हेलो फ्रेंड्स, याद रखिए जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो कि ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में एक्सप्लेन होगा। ये मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो किस आर्टिकल में है, यानी कि किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 12 to 35 आपकी फंडामेंटल राइट यानी कि आपके मौलिक अधिकार हैं। ये आपके पार्ट 3 में है, यानी कि भाग 3 में है आपकी फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। तो आपको याद रखना है जो आपका अनुच्छेद है मौलिक अधिकार से संबंधित 12 से 35 और भाग 3 कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। भाग 3 जो है हमारे संविधान का, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, 12 से 35। कौन सा भाग है, 3। और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, भाग 3 को। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से। अब है हमारे आर्टिकल जो कि 12 to 35 जैसा कि हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इनके बारे में हम जानते हैं 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हमारा आर्टिकल 12 यानी कि हमारा अनुच्छेद 12। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 12 है उसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में दिया गया है, यानी कि परिभाषा दी गई है। अब है हमारा आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, मौलिक अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद 13 लॉस इनकॉन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब आपका है कि आर्टिकल जो आपका 13 है इसके अकॉर्डिंग यदि कोई भी विधि संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाई जाती है जिसमें मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये आपका आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13 में है। तो अनुच्छेद 12 में आपका क्या था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन दी गई है। अब है आपका आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में आपका है लॉस इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी कि अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित जो आपका अनुच्छेद 13 है, यदि कोई भी विधि संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाई जाती है जिससे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब है आपकी आर्टिकल्स जो कि इक्वलिटी से रिलेटेड है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ यानी कि विधि के समक्ष समानता। ये आपका आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 में है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। सो आपको याद रखना है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में आपका क्या है, विधि के समक्ष समानता। अब है आपका आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आपका अनुच्छेद 15 या आर्टिकल 15 क्या कहता है, ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, जन्म, स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो आपको याद रखना है कि आपका जो अनुच्छेद 15 है उसमें क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 15 के अनुसार कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, जन्म, स्थान और वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। कोई भी जो सार्वजनिक भोजनालय है या मनोरंजन स्थल है, सड़क है, पब्लिक रिसर्च है, किसी को भी वहाँ
जाने से रोका नहीं जा सकता। सभी के लिए जो है एक समान अधिकार है। तो आपको याद रखना है कि जाति, धर्म, जन्म, स्थान और वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 है। अब है आपका आर्टिकल 16 यानी कि इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आपका आर्टिकल नंबर 16 यानी कि अनुच्छेद 16 है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये आपका अनुच्छेद 16 कहता है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता आपका अनुच्छेद 16 या आर्टिकल 16 कहता है। अब है आपका आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये है आपका अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अंत। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 18 क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अंत। अब है आपका आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 में आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसी के अंदर आपकी जो स्वतंत्रताएं हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दी गई है वो आपको आर्टिकल 19 में दी गई है। उसके बाद है आपकी शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 में दी गई है। और संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता 3rd एंड 4th है आपकी आवाज संचरण की स्वतंत्रता। निवास का आधार भी 19 में है और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी आपके 19 में है। तो आपको इसमें 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रता दी गई है। तो वो आपकी क्या क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने का अधिकार, आवाज संचरण की स्वतंत्रता, निवास का अधिकार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये आपकी जो स्वतंत्रताएं हैं 6 प्रकार की वो आर्टिकल 19 में दी गई हैं। अब है आपका प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये आपका आर्टिकल 20 में है यानी कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है वो आपका आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 में है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है वो आपका आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अब है आपका आर्टिकल नंबर 21। इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अब जो आपका आर्टिकल 21A है इसमें जो आर्टिकल 21A को आपको जोड़ा गया था वो 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आया और उसमें आपका आर्टिकल 21A यानी कि अनुच्छेद 21A को जो है जोड़ा गया। इसके अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना था। तो ये आपका कौन से अमेंडमेंट से आया, कौन से संशोधन अधिनियम से आया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से आया। क्या आया? राइट टू एजुकेशन यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना आपका किस आर्टिकल में है? 21A में। और 21 में क्या था आपका? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब है आपका आर्टिकल 22। इसमें क्या है आपका? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें क्या दे रखा है? अरेस्ट एंड डिटेंशन यानी कि सामान्य गिरफ्तारी और निरोध हिरासत से जो संरक्षण प्रदान करता है वो आर्टिकल नंबर 22 है। और इसमें भी आपके 2 भाग हैं, साधारण गिरफ्तारी से संबंधित और निवारक हिरासत से संबंधित। तो आपको क्या याद रखना है? अनुच्छेद 22 में आपका क्या है? सामान्य गिरफ्तारी और निरोध हिरासत से संरक्षण प्रदान करता है आपका अनुच्छेद 22। अब है आपका आर्टिकल नंबर 23। इसमें आपका क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर यानी कि जो आपके अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम या बेगार आदि पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें जो है आपका आर्टिकल 23 इसमें ये बताया गया है कि पुरुष, महिला, बच्चों को ना तो वस्तु की तरह खरीदा जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 23 के अनुसार राज्य को यह अधिकार है कि वो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा को अनिवार्य कर सकता है जिसके लिए वह धन देने के लिए भी बाध्य नहीं है, लेकिन इस तरह की सेवा
राज्य को जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देती है। ये आपका पूरा अनुच्छेद 23 के बारे में था, यानी कि प्रोहाइबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आपको इतना ही याद रखना है अनुच्छेद 23 के लिए कि मानव दुर्व्यवहार, बलाश्रम आदि पर रोक लगाई गई है। इस अनुच्छेद में प्रतिबंध है और ना तो पुरुष, महिला, बच्चों को वस्तु की तरह ना तो खरीदा जाएगा ना ही बेचा जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 23 के अनुसार है। अब है आर्टिकल 24, प्रोहाइबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एक्सेट्रा, यानी कि जो आपके किसी भी फैक्ट्री, खान कारखाना या अन्य किसी भी परिसंकट में गतिविधि जैसे निर्माण कार्य या रेलवे में 14 से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 के अनुसार, यानी कि प्रोहाइबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो अनुच्छेद 24 के अनुसार क्या है कि किसी भी कारखाने में, फैक्ट्री में कोई भी 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा काम नहीं करेगा। ये आपका आर्टिकल 24 कहता है। अब है आपका आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 में है आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता जो आपको दी गई है वो आर्टिकल 25 में दी गई है। और धर्म आबाद के रूप में मनन, आचरण करने का, प्रचार करने का जो समान अधिकार है वो भी आपका आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 में। अब है आपका आर्टिकल नंबर 26, इसमें है आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि जो आपकी धार्मिक संस्थाएं हैं उनके बारे में है। ये आपका धार्मिक संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने का अधिकार आपका आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 में आता है। अपनी धर्म विशेषक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार भी 26 में आता है आर्टिकल। एंड जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार भी किस में आता है आपका आर्टिकल 26 में, लेकिन ऐसी संपत्ति का जो है विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 26 या अनुच्छेद 26 में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि जो धार्मिक जो आपकी रिलेटेड चीज़ है उनको मैनेज करना किस में आता है, अनुच्छेद 26 में। अब है आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, यानी कि टैक्सेशन दिया हुआ है, यानी कि जो भी आपका विशिष्ट धर्म है या धर्म की धार्मिक अभिव्यक्ति या पोषण में व्यय करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा, किसी को भी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये आपका क्या है, आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल 28 क्या है आपका, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 28 या अनुच्छेद 28 में आपका ये है कि किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी धार्मिक शिक्षा किसी भी अर्ध सरकारी या सरकारी शिक्षण संस्थान में नहीं दी जाएगी। ये आपका कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 28। अब है आपका आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि आर्टिकल 29 में जो है ये क्या आ रहा है आपका, माइनॉरिटीज़ के बारे में है। तो अनुच्छेद 29 में आपका क्या है, इसके अनुसार जो है भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के लिए अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और इसके अंतर्गत जो है अपने संस्थान या सहायता प्राप्त संस्थान में जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी को भी प्रवेश के लिए जो है नहीं रोका जाएगा। ये भी आपका अनुच्छेद 29 में है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन माइनॉरिटीज़, तो इसमें है कि किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के लिए किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, लिपि, भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो ये किस में है आपका, अनुच्छेद 29 में। अब है आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें आपका क्या है आर्टिकल 30 में कि अल्पसंख्यकों को अपने जो है अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 30 में कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग को जो है अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में वो अपनी राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित संस्थानों में जो है, तो ये जो आपका संस्थानों में ये विभेद नहीं करेगा। ये आपका अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है कि
जो आपके अल्पसंख्यक हैं वो अपनी धार्मिक या भाषाई आधार पर जो है उन्हें अधिकार प्रदान है कि वो अपनी रुचि या शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। उन्हें ये अधिकार है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश, यानी कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी शिक्षा संस्थान की स्थापना वो कर सकते हैं, उनका प्रशासन का उन्हें अधिकार है। अब है आपका आर्टिकल नंबर 32। इसमें आपका राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि जो आपका आर्टिकल नंबर 32 है उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय, भारतीय संविधान का आत्मा व हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो वो आपका आर्टिकल 32 को कहा जाता है, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा, भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय। इसमें आपकी जो है 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है, बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये आपकी रिट जारी होती है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। अब है आपका आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में है आपका राइट ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स। तो ये आपका आर्टिकल 33 है कि इसमें है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को जो है मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है संसद। तो ये है आपका राइट्स ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स। आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33 संसद को जो है सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 33 राइट ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स। अब है आपका अनुच्छेद 34 या आर्टिकल नंबर 34। इसमें है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। आर्टिकल 34 में है आपका कि जब किसी क्षेत्र में या किसी भी स्थान पे जो है सेना विधि प्रवृत्त हो, यानी कि सेना विधि मार्शल लॉ सेना विधि प्रवृत्त है, तब उस भाग पे जो है क्या है प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध कर सकते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ, यानी कि आपका मार्शल लॉ से आपका क्या मीनिंग है, सेना विधि प्रवृत्त है, तो मौलिक अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये आपका आर्टिकल नंबर 34 में है। अब है आपका आर्टिकल नंबर 35। ये है आपका पावर टू मेक फर्दर लॉज इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट। सो आपका आर्टिकल नंबर 35 क्या हो गया, पावर टू मेक फर्दर लॉज इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट। आपको इसमें ये भी याद रखना है, आपका जो मौलिक अधिकार अभी हमने पढ़े कि जो आपकी आर्टिकल्स हैं, यानी कि 12 से 35 तक जो आपके आर्टिकल हैं, उसमें कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले है आपका राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। समानता का जो आपका अधिकार है वो 14 to 18, यानी कि राइट टू इक्वलिटी आपका 14 to 18 तक आपका दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब है आपका राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 to 22 दिया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी कि आपका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है वो किस में दिया गया है, 23 व 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 to 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति जो अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 25 to 28, 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब आपका शिक्षा व संस्कृति से संबंधित जो अधिकार है वो आर्टिकल 29 and 30 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद 32 में दिया गया है। सो ये आपकी क्लास थी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। मौलिक अधिकार के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा कि 12 से 35 तक आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं, एक एक करके हमने सभी के बारे में पढ़ा, एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी हमने पढ़े। एंड मेहनत करते रहिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।